हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं जीके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के लेक्चर में हम आरबीआई पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 2 है आपकी आरबीआई के ऊपर। पहली क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, देन आफ्टर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। मैंने बताया कि आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद इसके मैंने बोला कि हम सबसे पहले फैक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसको सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है या अपेक्स बैंक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता, ये डायरेक्टली किसके साथ डील करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकों के साथ डील करता है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के साथ। फिर मैंने आपको बताया सबसे पहले ये कब बना था। ये कोलकाता बंगाल में बना था 1 अप्रैल 1935 के अंदर। तो उस टाइम पे कैपिटल क्या था? 5 करोड़ था। बनाने वाला कौन था? जितने भी बड़े बड़े पूंजीवादी थे उन सब ने इन्वेस्टमेंट करके इस बैंक का निर्माण किया था। ये आरबीआई को बनाया था। बेसिकली ये प्राइवेट था पहले। ठीक है, किस एक्ट के तहत बना? ये 1934 में एक्ट आया था, उसके बाद 1935 में बना था। 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से मुंबई में, और आज भी मुंबई में है ये इसका हेडक्वार्टर। ये मैंने बता दिया था 5 करोड़ किसने आपका इन्वेस्ट किया था। चलिए, और इसका 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। मींस कि इसको गवर्नमेंट का बना दिया गया। ये अभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और ये गवर्नमेंट का बैंक है। उसमें जितना भी इन्वेस्ट था प्राइवेट का वो सब गवर्नमेंट ने वापस किया और ये बन गया अभी गवर्नमेंट का बैंक। ठीक है, उसके बाद आरबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुजेशन लेता है या उससे एडवाइस लेता है, और काम ये इंडिपेंडेंट करता है। ठीक है, ये एडवाइस लेता है खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसके बाद इसकी कमेटी का नाम क्या था? वो कौन सी कमेटी थी जिसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था? उस कमेटी का नाम था रॉयल कमीशन। और उसी का नाम है दूसरा जॉन हिटन यंग कमीशन। तो ये दोनों नाम से इसकी कमेटी है जिससे तहत ये बनाया गया था। ठीक है, ये पहले एक कमेटी बनाई जाती है, मैंने आपको समझा दिया था। इसका अकाउंटिंग ईयर कब से लेके कब तक होता है? ये होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। आरबीआई का लोगो क्या है? टाइगर अंडर पाम ट्री। तो ये फैक्ट है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं फिर से रिकैप इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा। देन आफ्टर हमने बात की थी कि आरबीआई के ऑफिस के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? ये आपका मुंबई में। और कब शिफ्ट किया गया था? 1937 में। ये मैं आपको बता दिया। इसके बाद इसके 4 कौन से योनल ऑफिस हैं? योनल हेड ऑफिस है। कहाँ कहाँ है? एक आपका नॉर्थ में है, एक वेस्ट में, एक साउथ में, एक ईस्ट में। नॉर्थ में कौन सा? दिल्ली है। वेस्ट में कौन सा? मुंबई है। साउथ में चेन्नई है और ईस्ट में कोलकाता है। चलिए आगे मैंने बताया कि 20 आपके स्टेट ऑफिस हैं और 11 आपके सब ऑफिस हैं। फिर मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके 21 होते हैं, जिसमें एक तो आएगा आपका आरबीआई का गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर और 4 डायरेक्टर फॉर यूनियन ऑफिस, एंड 10 डायरेक्टर होते हैं जो जिसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 2 कौन अपॉइंट करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। इसका मैंने नाम पूछा था, इसका आंसर आपको मैंने बता दिया था, निर्मला सीतारमण। फिर हमने इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट गवर्नर कौन था आरबीआई का। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो उसका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये 1935 में 5 से लेकर 1937 तक था, लेकिन जब शिफ्ट किया गया तब ये नहीं था। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के थे क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन इंडिया का राज था। 1937 से लेकर 1943 के बीच में ब्रिटेन के ही एक आए सर जेम्स टेलर। तो ये इसी के टाइम हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोलकाता से मुंबई जब हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? तो वो सेकंड गवर्नर थे सर जेम्स टेलर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड आरबीआई गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर कौन थे? तो वो थे आपके सीडी देशमुख। फिर उसके बाद मैंने बताया ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन के टाइम कौन था? तब भी कौन था? आपके यही थे। तो मतलब सारे आंसर यही इंडियन के। फिर मैंने 4 आपको नाम बताए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के जैसे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है उसको आरबीआई बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर मैंने बाकी वालों के नाम बताए थे। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे, यूएसए, श्रीलंका, चाइना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आज की क्लास में आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसके थोड़े से मैं आपको
फंक्शन बता देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ, अगर बच्चों को रिवीजन भी करनी होगी तो इसको देख लोगे, क्वेश्चन यही से हो जाएगा आपका फंक्शन। फिर हम लोग इस फंक्शन को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सीखना है। क्वेश्चन तो निकल जाएगा लेकिन सीखना है, क्वेश्चन जैसा भी आए आप कर पाओ। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, आरबीआई का काम क्या होता है, आरबीआई क्या क्या काम करता है, ये मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर हम एक एक करके डिटेल में उसको सीखने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन एग्जाम में निकाल पाओ, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आया हो। सबसे पहला फंक्शन ये है कि पहले तो आपको पता है ये सेंट्रल और इसको एपेक्स बैंक बोला जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन लिख लो, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, क्या, इट रेगुलेट टू बैंकिंग सिस्टम। क्या करता है, ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। मीन्स कि जितने भी आपके बैंकिंग सिस्टम है सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, आपका आरबीआई। अब बैंकों में कितना पैसा रखना चाहिए, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उन सबका कंट्रोल इनके पास होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, जितने भी न्यू बैंक के लाइसेंस वगैरह देने होते हैं, कोई भी नया बैंक खुलता है तो उसको जो लाइसेंस देता है वो कौन देता है, वो भी आपको आरबीआई देता है। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आरबीआई आपके सारे बैंकों का क्या है, बाप है, या सारे बैंकों का फादर है। जो भी काम घर पे होगा तो इसको पूछ के होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसका फंक्शन होता है, ये करेंसी भी इशू करता है। इशू क्या करता है, आपकी करेंसी। तो क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा यही से क्वेश्चन निकल जाएगा कि इसमें से कौन सा आरबीआई का काम नहीं है, तो ऑप्शन दिखेंगे आपको पता चल जाएगा। जब आप एक एक मेरे साथ डिटेल में समझने की कोशिश करोगे उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा, आसानी से क्वेश्चन आप निकाल पाओगे प्रैक्टिकली। उसके बाद और क्या काम करता है, एक चीज याद रखना कि ₹1 का नोट और कॉइन्स, ये आपका ₹1 का नोट्स और कॉइन्स आरबीआई इशू नहीं करता, ये याद रखना, आरबीआई इशू नहीं करता है। बाकी जितनी करेंसी है, जो भी नोट वगैरह बनते हैं, सारे नोट कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। ठीक है, बट ₹1 का नोट या कॉइन्स आपका आरबीआई इशू नहीं करता, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये चीज याद रखने, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे और क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने बताया था ना, मॉनेटरी पॉलिसी हमने पूरी पढ़ दी, और आधी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो आपको पहले ही हो चुके होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे महंगाई को रोका जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, तो ये तो आपने पढ़ ही लिया था। फिर इसका और फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन। पहले इसका मेन ही मकसद था महंगाई को कंट्रोल करता था, अब इसका एक फंक्शन और हो गया, ये ग्रोथ को भी देखता है। ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि ग्रोथ कैसे ऐड हुआ। पहले तो काम इसका था खाली महंगाई को रोकता था, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी लेके, ठीक है, लेके आता था, उसकी वजह से। आगे इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बैंकर्स बैंक। बैंकों का बैंक भी आरबीआई को बोला जाता है, क्योंकि जो बैंक होते हैं उनका डील किसके साथ होता है, आपका आरबीआई के साथ उनका डील होता है। चलिए, और इसको क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ये सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। बाकी एक बार फंक्शन ये रीड आउट कर लोगे तो भी क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। क्वेश्चन यही से आना, बस इसमें पूछेगा कि आरबीआई इसका फंक्शन क्या होता है, तो क्वेश्चन 3 ऑप्शन दे देगा, या कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये वाला कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बैंक ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी बैंक, मतलब गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है, आरबीआई। अगर गवर्नमेंट को किसी से उधार लेना हो, देना हो, तो वो किसकी हेल्प लेता है, वो आरबीआई की हेल्प लेगा, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, और इसका जो काम होता है उसको बोला जाता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब बोल सकते हो आखिरी उम्मीद। अगर आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, कहीं से उधार लेना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो आपको लास्ट उम्मीद कौन सी आपकी, कहीं से नहीं मिले तो आरबीआई बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं आपको उधार दूंगा, ठीक है, मैं आपको उधार दूंगा। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, बैंकों में सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। उसके बाद और क्या कहता है, ये रेगुलेट करता है, क्या, रेगुलेट मनी मार्केट। मार्केट में पैसा कितना फ्लो कर रहा है, कितना जाना चाहिए, कितनी करेंसी छापनी है, अभी सारा कंट्रोल किसके पास होता है, आरबीआई के पास। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी से ये भी उसी का पार्ट है, एक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है कि मार्केट में कितनी मनी जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। और क्या करता है, और इसका बहुत सारे काम होते हैं। इसका काम होता है ये मैनेज करता है, क्या, ये मैनेज करता है आपके
फॉरेन रिजर्व्स, जितने भी फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, ये मैं आपको एक एक समझाऊंगा, बहुत अच्छी समझ जाओगे आप, ठीक है। तो ये फॉरेन रिजर्व भी मैनेज करता है, मतलब जो बाहर से डॉलर्स वगैरह करेंसी आती है उनको भी ये मैनेज करता है, उनको भी ये मैनेज करता है, क्योंकि डॉलर यहाँ पे आपकी मार्केट में नहीं चलेंगे, डॉलर आपकी मार्केट में नहीं चलेंगे। तो ये था इसके फंक्शन का एक रफली आइडिया, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, क्या करता है ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये नए नए बैंक, अगर कोई भी नया बैंक बन रहा है उसको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, क्या करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है। आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है, बैंकों का कंट्रोल होता है आरबीआई के पास, कुछ भी बैंक में होना होगा तो उसका आंसर क्या होगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। मेन इश्यू किसका होता है, आरबीआई। दूसरा मैंने आपको तीसरी बात मैंने बताई, इसको क्या करता है, ये करेंसी भी इशू कौन करता है, आपका आरबीआई। आपकी करेंसी कौन छापता है, वो कौन छापता है, आपकी आरबीआई, ठीक है। आरबीआई नई करेंसी छापती है। और बोला जाए कि 1 रुपये का नोट या कॉइन्स कौन इशू करता है, ये आरबीआई नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। ये कौन इशू करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी। और क्या करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ाया था, मैं उसी टाइम आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल आरबीआई के पास होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो किस तरीके से महंगाई को रोकता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में समझाया था, किस किस मेथड से वो कंट्रोल करता है। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, प्लस इसके साथ साथ ग्रोथ भी कंट्रोल करता है, कि ग्रोथ कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसी हिसाब से ये अपनी महंगाई को भी, पैसों का फ्लो भी कम ज़्यादा करेगा। इसको बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। बैंकर्स बैंक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है। इसको बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट सीधा इसके साथ लेन देन करती है। इसको लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। जब आपकी कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, तो आरबीआई आपका आखिरी उम्मीद होती है, कहीं से नहीं मिलेगा तो आरबीआई से वो मिल जाएगा, ठीक है। ये रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, रेगुलेट करता है मनी मार्केट, और ये मैनेज करता है फॉरेन रिजर्व को। आगे इसके बाद आरबीआई के बिना भी एक छोटी सी नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ, एक इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट होता है, जो सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा बैंक कौन सा, हमारा आरबीआई, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। सेकंड लार्जेस्ट कौन है, वो है आपका आईबीए। कौन है वो, आईबीए। आईबीए स्टैंड्स फॉर, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है। तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा इंडिया का, वो है आरबीआई। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था मेड बाय ऑल बैंक। जितने भी बैंक हैं सब बैंक ने मिलके ये आपका आईबीए बनाई थी। कब बनाई थी, ये बनाई थी 26 सितंबर 1946 में। कब बनाई थी, 26 सितंबर 1946 में एक क्या बनाया था, आपका आईबीआई बनाया था। तो सारे बैंकों ने मिलके एक आईबीआई का एक संगठन बनाया था, इन सारे बैंकों ने मिलके, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई। पैसों वाला इंडिया में जितने भी हेडक्वार्टर है मोस्टली कहाँ पे, मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। अब मैक्सिमम इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत फिलहाल तो नहीं है। चलिए एक मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, आईबीए क्या है, इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन। क्या है, इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन। ये भी क्या करता है, बैंकों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है बैंकों के साथ तो ये भी सॉल्व करता है, ठीक है। ये किसने बनाया था, सब बैंकों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया था। ये सेकंड लार्जेस्ट है बैंकों में, सबसे सेकंड लार्जेस्ट में आता है। पहले में कौन आता है, आरबीआई। ये कब बनाया गया था, 26 सितंबर 1946 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। आगे लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एटीएम। एटीएम क्या होता है, एटीएम सबसे पहले कौन सी कंपनी ने बनाया, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसका क्वेश्चन आप मुझे बता देना। चलो मैं बता देता हूँ, ये याद रखना, करंट का क्वेश्चन है, ये करंट हो गया। अभी आपका चेयरमैन कौन है, इसका चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन ऑफ आईबीएम, आईबीए, ठीक है। तो कौन है इसका चेयरमैन, अभी ये है आपका अरविंद कृष्णा। ये 1 जनवरी 2021 में, ठीक है, 1 जनवरी 2021 में इसको बनाया। ये याद रखने, करंट का क्वेश्चन है, अभी चेंज हुआ है, ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ 2021 में।
तो पहले इससे कौन था उसकी आपको अभी नीड नहीं है फिलहाल, ये करंट है, करंट के लिए मैंने आपको बता दिया इसका चेयरमैन कौन है। और ऐसा ना हो कि IBA पूछे तो आपको IBA पता ही नहीं क्या होता है। तो ये होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन कौन है? अरविंद कृष्णा। कब बना ये? 26 सितंबर 1946 में। चलो अब ATM के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैं डिटेल में आपको RBI पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है जी, ऑटोमेटिक अपने आप पैसे निकालते हैं, इसके अंदर आदमी नहीं बैठा होता जो आपको। आगे देखिए ATM भी दो प्रकार के होते हैं। कैसा कैसा ATM होता है? एक होता है आपका ब्राउन चॉकलेट, एक होता है आपका वाइट चॉकलेट। ठीक है, ये चॉकलेट नहीं होता है, लेबल होता है। एक ब्राउन लेबल होता है, एक आपका वाइट लेबल ATM। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है और पूछा जा सकता है कि सर ब्राउन लेबल ATM कैसे होते हैं। वो कैसे, कौन से ATM है? जो भी ATM आप लोग जो भी ATM मशीन या ATM आप लोग बैंकों के यूज़ करते हो, ATM मशीन ऑफ बैंक, जैसे SBI बैंक का ATM होता है, पंजाब नेशनल बैंक का होता है, JK बैंक का होता है। तो जितने भी ATM आप यूज़ करते हो ये सारे कौन से हैं? ये ब्राउन लेबल हैं। लेकिन वाइट लेबल कौन से होते हैं? ये एक तरह से आप बोल सकते हो प्राइवेट, आप बोल सकते हो ATM मशीन ऑफ नॉन बैंक। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो भी अपना ATM बनाते हैं। जैसे आप कहीं टाटा शोरूम, बड़े शोरूम में जाओगे गाड़ी लेने, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अपना उनका ATM लगा होता है। आप अपना ATM वहाँ पे यूज़ करिए, इवन कि वो कोई बैंक का पार्ट नहीं है, उसने अपना पर्सनल बनाया हुआ, उनका बैंक के साथ सीधा लिंक होता है। तो आप वहाँ पे अपना ATM चलाइए, पंजाब नेशनल बैंक का चलाइए, JK बैंक का, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पैसा निकलवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि एक दूसरे का ATM आप कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे मैनेज होता है, कैसे पता चल जाता है SBI को कि मेरे पैसे वहाँ से पंजाब नेशनल बैंक से इतना निकल गया यहाँ से। तो सब कुछ होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम एक एक चीज़ सीखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको भी ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में इसी से RBI के क्वेश्चन निकल जाएंगे, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो टाटा कंपनी का अपना है, टाटा कंपनी लगा रखा है, COMPANY। ठीक है, लिख लो कंपनी, टाटा कंपनी का हो गया। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो मथूट का, ये जो लोन वगैरह देते हैं ना, लोन देते हैं मथूट वाले। तो ATM भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्राउन, एक होता है वाइट। ठीक है, ब्राउन कौन सा होता है? वो वाला जो हम बैंकों का यूज़ करते हैं रेगुलरली, ये हमने बहुत कम किया होगा ये वाले। तो ये पर्सनल होते हैं आपके कंपनियों के, जिसका सीधा टाइप होता है आपके बैंकों के साथ, वहाँ पे भी आप अपने ATM यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट ATM इन इंडिया में पहला ATM किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1987 में HSBC बैंक के द्वारा। ये एक चाइनीज़ बैंक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आपकी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये पहला आपको पूछा जाएगा इंडिया में फर्स्ट ATM किस कंपनी ने लगाया था, किस बैंक का था? वो था HSBC। ठीक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो इस बैंक के द्वारा पहला ATM लगाया गया था आपकी इंडिया में। तो थोड़ी सी बात है, फैक्चुअल है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। आगे आप बोल सकते हो फर्स्ट ATM इन इंडिया, ये पहला है आपका ब्राउन वाला, ये बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है। आगे लिख लो पहला वाइट ATM। अब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि पहला वाइट ATM किसके द्वारा लगाया गया था। बच्चे बोलेंगे ये वाइट ATM क्या होता है? तो आपको मैंने बता दिया, अब आप याद रखना। ये किसके द्वारा लगाया था? ये मुंबई में लगाया गया था, किसके द्वारा? बाय टाटा के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2013 में।
और ये 1987 में पहले एटीएम लगाया गया था। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अभी तक मैंने आपको कुछ भी खास नहीं बताया। मैंने आपको, अगर आप इतना भी करके चले जाते हो तो भी आरबीआई का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आरबीआई से यही तक क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब हम एक एक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, सो एज आप लोग एक बैंकिंग सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरीके से महंगाई कंट्रोल होती है, कैसे कैसे आरबीआई आपका महंगाई को कंट्रोल करता है। वो तो मैं आपको लास्ट में जो आपको मॉनेटरी पॉलिसी करवाई थी उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बता भी दिया, आधी चीज़ें तो आपको वहीं से क्लियर होगी होंगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम बाकी वाले फंक्शन पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, थोड़ी सी समझ हो जाए ताकि आप क्वेश्चन को निकाल पाओ। तो चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आरबीआई का मेन फंक्शन एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आरबीआई कैसे कैसे काम करती है। तो ऊपर वाली लाइन अच्छे से पढ़ लेना, वही मेन फंक्शन होते हैं, लेकिन वो कैसे कैसे करती है वो कॉन्सेप्ट हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई का मेन फंक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आरबीआई जब आपका आरबीआई ठीक है, आरबीआई जब आपका छोटा बच्चा था, आरबीआई छोटा बच्चा था पहले, कब तक, ये 2013 से पहले 1935 से लेके 2013 तक ये छोटा बच्चा था। इसका काम होता था सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मार्केट में महंगाई ज़्यादा ना बढ़े उसको कंट्रोल करता था। ये आरबीआई क्या करता था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता था। अभी मैंने पीछे आपको लिखवाई भी थी लाइन कि इसका काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ को देखना। तो पहले इसका खाली होता था कंट्रोल करता था क्या, इन्फ्लेशन। अब हुआ क्या 2015 में आके, ठीक है 1915 कर लें इसको, ठीक है 2015 में आके मोदी गवर्नमेंट ने इसका टारगेट चेंज कर दिया, इसका टारगेट चेंज कर दिया। पहले था इन्फ्लेशन, तो इसको मोदी गवर्नमेंट ने बोला इन्फ्लेशन तो आप कंट्रोल करोगे ही करोगे, लेकिन आपको ग्रोथ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करोगे, मार्केट इसी तरीके से चलाओगे कि आपको ग्रोथ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन तो आपको कंट्रोल करने के मैंने तरीके बता दिए थे, कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी से। तो मॉनेटरी पॉलिसी बताया था ना आरबीआई किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करता है, कैसे पैसा रोक लेता है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, ठीक है उसको देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। बट इसको बोला गया, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई महंगाई को कैसे रोकता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मॉनेटरी पॉलिसी से। कैसे वो बैंकों को लोन देता है, बैंक रेट पे, रेपो रेट क्या, मैं सबको समझा चुका हूँ आपको। लेकिन इससे होने क्या लगा, जैसे मान लो महंगाई बढ़ रही है तो ये क्या करेगा, अपना महंगाई बढ़ने के लिए, महंगाई कम करने के लिए क्या करेगा, मार्केट में पैसा कम कर देगा, है ना, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अब उससे क्या होगा, मान लीजिए मार्केट में मनी कम आ गई, मार्केट में मनी कम आ गई। अगर मार्केट में मनी कम होगी तो बताइए लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। बिल्कुल लॉजिकली चीज़ों को सीखना है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, मॉनेटरी पॉलिसी से वो कंट्रोल तो कर रहा है महंगाई को, लेकिन जब लोगों की जेब में पैसा कम होगा तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट कम होगी तो मुझे बताइए डेवलपमेंट कहाँ से हो जाएगा, तो डेवलपमेंट भी क्या होगी, डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मनी, उसने बोला, मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप लोग इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर रहे हो लेकिन आपको ग्रोथ रेट भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कम करवा दो, मनी तो आप कम कर दो, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर दो, लेकिन मार्केट में इतना पैसा ही ना हो कि लोगों के पास पैसा ना बचे इन्वेस्ट करने के लिए, लोग इन्वेस्ट ही ना करें, तो उससे क्या होगा, देश में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बीजेपी ने इसको बोला कि आपका एक और काम होगा, क्या, 2015 के बाद, कि आपको ग्रोथ रेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट आपके 2015 में क्या हुआ, इसके कितने काम हो गए, 2 काम हो गए। अब ये बच्चे से थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आपको पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपका जो आरबीआई है उसको क्या उसने बताया 2015 में, तो आरबीआई का काम क्या होता है, आरबीआई का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कैसे करना, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा काम क्या होता है आरबीआई का, दूसरा काम होता है सर ग्रोथ भी देखना। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बताइए इसमें आरबीआई का फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू रेगुलेट ग्रोथ रेट, या नन, या बोथ। तो आंसर क्या होगा, अब आंसर आएगा बोथ। तो ओनली लिखा होगा, ओनली इन्फ्लेशन, ओनली ग्रोथ, ऐसा नहीं होगा। तो अब इसके दोनों काम है, इसको बहुत अच्छी से याद रखना। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल कि
कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ये पहला फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है। तो ये क्या हुआ था, आपका जो ग्रोथ वाला काम आया था, ये थोड़ा सा लिख लो आप। ये ऐतिहासिक डेट, आपकी ऐतिहासिक डेट है 20 Feb 2015 में, 2050 में। तो जब इसको एक काम और सौंपा गया था, वो क्या था, ग्रोथ का। एक एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, AMPF, ठीक है। एक एक्ट था आपका एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, जो महंगाई को कंट्रोल करते थे, उसके ऊपर एक्ट लेके आए थी, ठीक है। एक फ्रेमवर्क लेके आए थे, एक नया फ्रेमवर्क लेके आए थे, मतलब इसमें अमेंडमेंट की गई थी। ये किस किस के बीच में हुआ था, ये बिटवीन हुआ था RBI के बीच में एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपका आता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। बताइए AMPF क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि 2015 से पहले इसका काम होता था खाली महंगाई को कंट्रोल करना, लेकिन बीजेपी ने इसको एक और काम दिया, जिसमें इसको बोला कि आपको ग्रोथ रेट भी देखना पड़ेगा। उसके लिए इसने क्या किया, एक एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक फ्रेमवर्क लेके आए, ठीक है। फ्रेमवर्क लिख लो इसको, ठीक है। फ्रेमवर्क लेके आए। फ्रेमवर्क किस किस के बीच में हुआ था, एक पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। AMPF किस किस के बीच में होता है। बच्चा AMPF पढ़ेगा, उसको पता ही नहीं क्या होता है, पता ही नहीं होगा, जब नहीं पढ़ा तो ये फिर क्वेश्चन टफ हो गया। तो ये किस किस के बीच में हुआ था, ये RBI के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत इनको कुछ टारगेट दिए गए थे। क्या क्या, इसको बोला गया था कि आपको इन्फ्लेशन तो देखना ही देखना है, प्लस आपको ग्रोथ भी देखना पड़ेगा कि कंट्री में ग्रोथ कैसा हो रहा है। क्या देखना है, ग्रोथ भी देखना है। इसको जो टारगेट दिया गया, इसको दिया गया कि 4 ± 2% का आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 ± 2 का। 4 से 2 ज़्यादा या 2 कम तक इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, सॉरी, अगर आपका गवर्नर फेल हो जाता है, फेल टू अचीव टारगेट, महंगाई का अगर ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आंसरदही होना पड़ेगा। इसको रीज़न देना पड़ेगा कि भैया रीज़न क्या है, क्यों आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसको क्या होगा, एक रीज़न देना पड़ेगा। तो ये भी इसमें बोला गया, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं, प्लस 3 आपके RBI के मेंबर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6। और ये कितने सेशन करते हैं, इसका कमेंट सेशन में मुझे आप आंसर बताओगे। मुझे आप बताओगे कि बताइए ये मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाते हैं RBI, कितने कितने टाइम के बाद चेक करती है ये मार्केट। तो मुझे आप बताओगे आंसर, ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो चुका है कि 2015 से पहले इसका काम था इन्फ्लेशन। उसके बाद दूसरा काम कौन सा आ गया, दूसरा काम आ गया का कौन, कि उसको ग्रोथ रेट भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन देखो RBI की ज़रूरत ही क्या है, आपको पता है ये तो बैंक है, काम तो बैंकों वाला ही करेगा। तो इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसको मनी के हिसाब से सिस्टम देखना पड़ेगा। ये क्या करेगा बेसिकली, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। ये क्या करेगा, बैंक नोट्स को, जो बैंक नोट बनाते हैं आपके, जो बैंक नोट बनते हैं उसको रेगुलेट करेगा इशू करते टाइम कि कितने इशू करने हैं। एंड एक चीज़ और देखेगा, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू securing मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है इन इंडिया। तो मेन आपका RBI तो इसी के लिए बना ना, कि कितने नोट आप रेगुलेट कर रहे हो, मार्केट में कैसा फ्लो जा रहा है, बैंकों में कितनी करेंसी आप इशू कर रहे हो, ठीक है।
और एक चीज़ ध्यान में रखना कि कितना रिजर्व है आपका सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो मेन काम इसका यही है, ठीक है, कि बैंक कितने नोट इशू करेगा और दूसरा ध्यान में रखेगा कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी कम होगी, तो ये वर्ड आपको आने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो AMPF क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अभी तक मैंने आपको एक ही फंक्शन को एक्सप्लेन करा, वो मैंने क्या किया कि इसके फंक्शन क्या है, ए आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। और कब हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, 20 Feb 2015। ये डेट भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया, ये कब बनाया गया था। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि AMPF के अकॉर्डिंग कौन आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना होना चाहिए। तो ये था 4 ± 2%। कितना? 4 ± 2% इसके ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है, 4 ± 2, तो इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए। कितने मेंबर होते हैं ये भी बता दिया था। आपका अकाउंटेबल कौन होगा, आंसरदेही कौन होगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो वो गवर्नर ऑफ RBI होगा, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा भी अच्छे से RBI कैसे कैसे थोड़ा बहुत काम करता है, महंगाई कंट्रोल कैसे करता है, ये तो आप पहले ही सीख गए थे। उसके साथ साथ मैंने आपको मेन फंक्शन तो बता दिया, आपको यही फंक्शन करने हैं, लेकिन हमें समझना है कि ये कैसे होता है ऐसा, ये करेंसी को किस तरीके से रेगुलेट करेगा, कैसे फॉरेन रिजर्व को रखेगा, कैसे न्यू बैंक को लाइसेंस देगा, किस तरीके से काम करता है, क्या कंडीशनें होनी चाहिए, मैं आपको सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप इतना भी RBI कर लेते हो तो भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन हमें एक एक फंक्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, ठीक है। कभी कभी क्लास बीच में नहीं आती है तो इतना हाइपर मत हुआ करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। मैं करवा रहा हूँ, मैं ख़त्म करवा दूंगा इसी मंथ, आपका काफ़ी हद तक सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।